हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। यहां पर मैं भी मौज में। बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं एफएम का MTP 2 जैन 26 के लिए। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा एमटीपी है। सबसे पहले केस सिनेरियो है, विराट लिमिटेड है एक कंपनी। एट प्रेजेंट ये 20 लाख अर्न कर रही है रिवेन्यू, यानी इसकी सेल्स 20 लाख है। ठीक है जी। इस इनकम के लिए जो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है वो 40% या 20 लाख का 40% आ गया, 8 लाख हो गया। तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि भाई 40% ऑफ रिवेन्यू हमारे पास 8 लाख चला गया सीओजीएस के नाम पर। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आपके पास सीओजीएस आता है और अदर एक्सपेंस आते हैं, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो सीओजीएस आ गया 8 लाख। इसके अलावा 2 लाख रुपए एम्प्लॉय की सैलरी, 50,000 इलेक्ट्रिसिटी, अदर ओवरहेड, 50,000 एडवर्टीजमेंट, टोटल 3 लाख रुपए और जा रहे हैं। तो सीओजीएस गया 8 लाख रुपए, अदर एक्सपेंसेस चले गए इनके 3 लाख रुपए। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं कि 35% हम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। टू रन द एग्जिस्टिंग बिजनेस विराट लिमिटेड यूज टोटल कैपिटल 1.5 करोड़। कैपिटल एम्प्लॉय 1.5 करोड़ की है इसमें, जिसमें 80 लाख इक्विटी से आए हैं, 8 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले, और 70 लाख रुपए 9.95 के इंटरेस्ट रेट से आए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी हो गया 9 लाख, और इसमें से इंटरेस्ट और मैं माइनस करूं, ये हमारा 70 लाख का 9.95%, 696,500। अर्निंग बिफोर टैक्स हमारे पास आ गया यहाँ पर, अर्निंग बिफोर टैक्स 9 लाख माइनस 696,500, 203,500। इसमें से टैक्स चला गया 35%, 71225, और ये बचा हमारे पास 132,275। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास आ गई। ये करंट सिचुएशन हमारे पास चल रही है। ठीक है जी। यहां पर क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या क्या है। कह रहे हैं सबसे पहले कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द करंट ईयर। तो 132,275 ये हमारे पास निकल कर आ गया। ये हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि हमारी कंपनी एनएससी पे लिस्टेड है, मार्केट इंडेक्स पर, और विच हैड प्रोड्यूसर रिटर्न ऑन 14.95। ये रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो आ गई। कंपनी का बीटा है 1.1, और कंपनी का जो बीटा आ गया, रिस्क फ्री जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 5.45। तो अगर हम के ई निकालें तो हमारे पास आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ, ये आ गया आपके पास। आर एफ है 5.45%, बीटा है 1.1, रिटर्न मार्केट हमारे पास आ रही है इस समय 14.95%, और रिस्क फ्री है 5.45%। तो ये निकल कर आ गया आपका 14.95 माइनस 5.45 मल्टीप्लाई बाई 1.1 प्लस 5.45, 15.9% हमारा के निकल कर आ गया, जो अभी आपके पास चल रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15.90 हमारे पास निकल कर आ गया। इसके बाद में हमसे ये कह रहा है कि आपको बतानी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करंट ईयर की। तो करंट ईयर की हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो इक्विटी से 80 लाख आ रहे हैं, 70 लाख आ रहे हैं डेट से, 9.95 का उनका इंटरेस्ट रेट है। तो अगर मैं केडी निकालूं तो केडी आ गया 9.95%, 1 टैक्स, और ये आपके पास निकल गया 9.95 मल्टीप्लाई 0.65, 6.4675%। तो अब हमारे पास के और के डी दोनों है, तो डब्ल्यू निकल जाएगी। के आ गया 15.9%, वेट आ गया 80 लाख रुपए आउट ऑफ 150 लाख, प्लस 6.4675% का केडी आ गया, जिसकी वैल्यू है 70 लाख रुपए आउट ऑफ 150 लाख। तो हमारी डब्ल्यू निकल कर आ जाएगी 15.9 इंटू 8/15, और 6.4675 इंटू 7/15, ये हो गया जी 11.498%। तो 11.5% ले सकते हैं, 11.5% हो गया। डब्ल्यू हमारे पास 11.5%। ठीक है जी। इसके आगे इन्होंने अब कहानी बताई है नई। यहां तक का हो गया पूरा। ठीक है जी। विराट लिमिटेड इवेल्युएटिंग एक्सपेंशन इनटू न्यू प्रोडक्ट लाइन, मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी कंडक्टेड
preliminary research and provided expected revenue and cost estimate for next 5 year। तो अगले 5 साल में हमारे पास कितनी सेल होगी नए प्रोजेक्ट से, पुराना वाला जो एग्जिस्टिंग है वो इवेल्युएट हो गया। सीओजीएस कितना आएगा, ये आ गया सीओजीएस, सेल में सीओजीएस माइनस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एम्प्लॉय की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से फिर हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे, ईएटी आ जाएगा अगर मांगेंगे तो। अगर हमसे प्रपोजल को इवेल्युएट करवाएंगे कि भाई इसका एनपीवी निकालो या प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो चीज बदल जाएगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे को इस नए प्रोजेक्ट में 15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे फिक्स्ड एसेट्स में, 10 साल की यूजफुल लाइफ है, तो 15 लाख रुपए 10 साल की लाइफ है, 1.5 लाख रुपए का इसका आ गया डेप्रीशिएशन नए प्रोजेक्ट के ऊपर जो मशीन लगेगी। एट द एंड ऑफ 5th ईयर हम इसको 750 में बेच देंगे, तो 15 लाख की एसेट खरीदी, हर साल 1.5 लाख का डेप्रीशिएशन लगाया। पहले बोलिए यूजफुल लाइफ 10 साल, लेकिन हम बेचेंगे इसको 5 साल के बाद ही, हमें 5 साल तक का ही बनाना है, 26, 27, 28, 29, 30। तो 15 लाख की आपने एसेट खरीदी, हर साल का डेप्रीशिएशन 10 साल से आ गया 1.5 लाख रुपए। 5 साल में कितना डेप लग जाएगा, 1.5 लाख से 5 साल का डेप हो गया 7.5 लाख। इसकी डब्ल्यू कितनी बचेगी, 7.5 लाख। और बेच कितने में रहे हो आप इसको, 7.5 लाख। तो लास्ट में बेचते हुए सेलवेज पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, जितनी डब्ल्यू है उतने में बेच देंगे। ओके, तो T0 पे ये पैसा गया और T5 पे ये पैसा आ गया। दिस इन्वेस्टमेंट विल फाइनेंस थ्रू मिक्स ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक, 5 लाख के, और 10 लाख रुपीज का इसमें डेट रहेगा। कंपनी इशू 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एट 1/4 2026 के स्टार्टिंग में हम इसको 110 रुपए में इशू करेंगे। ठीक है जी। रिडेम्पशन इसकी 5 साल बाद होगी, रिडेम्पशन पार पर होगी, तो इसकी रिडेम्पशन वैल्यू हमारे पास आ गई 100 रुपए। इसके आगे कोई कहानी नहीं बताई, इंटरेस्ट रेट 10% है। तो अब अगर नए वाले डेट की कॉस्ट निकालनी हो, तो नए वाले डेट की कॉस्ट आई 1 - टी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2, और इंटरेस्ट है 10%, टैक्स है 1 - 0.35, आरवी एनपी है, इशू प्राइस आरवी है 100 और इशू प्राइस है 110। ठीक है जी। और हमारे पास में लाइफ है 5 साल, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 6.5 प्लस 10% ऑफ 100, 10 रुपए, हाँ 6.5 रुपीज, 10 रुपए का इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कर लिया उसको। अब ये 100 में से 110 गया तो माइनस में हो गया, और 10 डिवाइड बाई 5 -2 हो गई है, -2 तो 4.5 बचा, डिनोमिनेटर में 105 आ गया एवरेज निकाल कर, तो 4.5 डिवाइड बाई 105, ये हो गया जी 4.2857%। तो नया वाला डेट 4.2857 पर है। अगली क्वेश्चन के अंदर है कि भाई नया डेट कितने पर होगा, तो 4.2857 पर होगा। फिर कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालो डिस्काउंटिंग रेट 12% लेकर। तो बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे, एनपीवी निकालना है तो सेल लीजिए, सेल में सीओजीएस माइनस करिए, एम्प्लॉय कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट माइनस करिए, फिर डेप्रीशिएशन 1.5 लाख रुपए है वो माइनस करिए, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं करते जब एनपीवी निकालते हैं, सीएफएटी निकालते हुए। फिर हमारे पास 35% टैक्स दीजिए, टैक्स के बाद में एड बैक कर दीजिए डेप्रीशिएशन को, सीएफएटी आ जाएगा। ये हमारे पास 5 साल का सीएफएटी निकल जाएगा, उसे 12% के डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। T0 में 15 लाख जाएंगे, 7,50,000 T5 के डिस्काउंट रेट से आ जाएंगे और एनपीवी चेक हो जाएगा। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये आ गया, सेल माइनस खर्चे कर दिए, यहाँ डेप्रीशिएशन माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स दे दिया, पीएटी आ गया, पीएटी के बाद में डेप्रीशिएशन को ऐड बैक कर दिया, ये हमारे पास सीएफएटी निकल कर आ गया। ये सीएफएटी T1 T2 T3 T4 का आ गया, T5 पर इसके साथ में 7.5 लाख रुपए और आ गए। ये सारी जोड़कर हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। आउटफ्लो था 15 लाख, हमारे पास एनपीवी निकल कर आ गया 422 133। तो क्वेश्चन सिंपल था। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, 5 एमसीक्यू खत्म। चलो जी, केस सिनेरियो 1 खत्म, आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी कंसीडरिंग टू फाइनेंसिंग प्लान, प्लान ए में सिर्फ 40,000 इक्विटी शेयर हैं, प्लान बी में 12 लाख रुपए का डेट है 10% से, और 25,000 शेयर हैं, टैक्स रेट 30% है, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। तो इंडिफरेंस पॉइंट के लिए प्लान 1 में तो ईबीआईटी में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, 1 माइनस टैक्स, टैक्स है आपका 30%, नंबर ऑफ शेयर पहले के इसमें 40,000 इक्वस टू
दूसरे केस में ईबीआईटी माइनस आपके पास जो इंटरेस्ट रहेगा 12 लाख का 10%, 1,20,000, 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, इस केस में 25,000, टैक्स से टैक्स कैंसिल। अब हमारे पास ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया 5 8 जो 40 और 5 5 जो 25। 5 सामने यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 सामने यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 ईबीआईटी इक्व टू 8 ईबीआईटी माइनस 960, 3 ईबीआईटी हो गया माइनस का 960, ईबीआईटी इक्व टू 960 डिवाइड बाई 3, 3,20,000 रुपए हमारे पास इन डिफरेंस पॉइंट आ गया। ये आ गया जी 3,20,000 रुपए इन डिफरेंस पॉइंट। अगला क्वेश्चन, अ कंपनी ऑपरेट्स एट अ प्रोडक्शन लेवल 5,000 यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन 60 रुपीज पर यूनिट है, यानी 60 मल्टीप्लाई बाई 5,000, 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके जी। ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है, कंबाइंड लीवरेज 24 है, टैक्स रेट 30% है, व्हाट वुड बी द अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो मेरे पास जो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीटी। कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे पास है 3 लाख, कंबाइंड लीवरेज मुझे बताई गई है 24 है, ईबीटी यहां पर आ जाएगा। तो मेरे पास मैं जाऊंगा ईबीटी सामने 24 नीचे, 3 लाख डिवाइड बाई 24, ईबीटी मेरे पास आ गया 12,500। ठीक है जी। इसमें से अब ईबीटी में से 30% टैक्स माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ईएटी। ईएटी ही क्वेश्चन ने मांगा है 8750। तो 8750 मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया ए पॉइंट। अगला क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड की अर्निंग है 50 लाख रुपए और 10 लाख इसके पास इक्विटी शेयर्स हैं। कंपनी दो डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है कि 100% डिविडेंड दें या फिर सारा का सारा रिटेन कर लें। ठीक है, एमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है अगर कोई टैक्स नहीं है तो, कि दोनों फर्म की मार्केट वैल्यू कितनी होगी। तो एज पर एमएम अप्रोच दोनों फर्म की मार्केट वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप डिविडेंड दो या फिर डिविडेंड ना दो। अब मार्केट वैल्यू कितनी होगी, मार्केट वैल्यू होगी भाई 10 लाख शेयर हैं, एक शेयर कितने का है ये बताइए। तो यहां पर ये एरर है, क्वेश्चन के अंदर मिसिंग पॉइंट है, इन्होंने ये नहीं बताया कि एक शेयर कितने का है। बेसिकली 10 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से होने चाहिए। तो कंपनी की वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए। अब दोनों केस में कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए ही रहेगी। तो इसका आंसर है कि दोनों केस में कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रहेगी। तो 10 रुपए पर शेयर है, ये इन्होंने नहीं दिया, ये इनकी मिस्टेक थी। ये हो गया 328,750, ये हो गया दोनों कंपनी 1 करोड़ की रहेंगी। 10 रुपए का शेयर लिया है मैंने, अब इसमें शेयर की वैल्यू नहीं दी, इसलिए ये बात जस्टिफाई नहीं होगी। एक 10 रुपए की जगह अगर मैं 100 रुपए का शेयर लूं तो यही 10 करोड़ की कंपनी हो जाएंगी दोनों की दोनों। तो ये मिसिंग है इसके अंदर। ओके, फिर आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ कंसर्न डेटर वेलोसिटी क्रेडिटर वेलोसिटी, यानी डेटर का होल्डिंग पीरियड, कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड, स्टॉक टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्स रिसीवेबल, पेबल, जीपी, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 अबव ओपनिंग स्टॉक। ओके जी, चाहिए क्या क्या आपको, इन्हें चाहिए सेल और सीओजीएस, डेटर, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स, ये इनको 5 चीजें चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ग्रॉस प्रॉफिट से। 4 लाख रुपए दिया हुआ है, 25% है। 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है जो सेल का 25% है, तो सेल हो गई 4 गुना, 16 लाख की आपकी सेल आ गई। ठीक है जी। इसमें से सीओजीएस 4 लाख का माइनस करोगे तो 12 लाख रुपए, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो सीओजीएस आ गया। तो सेल है 16 लाख, 12 लाख रुपए सीओजीएस है, 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, यहां हम पहुंच गए। अब डेटर्स वेलोसिटी दी है 3 मंथ। तो डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर सारे रिसीवेबल्स होते हैं, उसमें डेटर्स भी होते हैं, बीआर भी होते हैं। तो डेटर्स प्लस बीआर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रिसीवेबल्स। तो डेटर टर्नओवर रेशो में रिसीवेबल्स होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। इसकी 3 मंथ की वेलोसिटी है, सेल है 16 लाख रुपए, सेल से लिंक होता है 3/12, ये आ गया 4 लाख रुपए। अब इसमें बिल्स रिसीवेबल हैं 25,000, अगर मैं 25,000 के बिल्स रिसीवेबल हटा दूं तो 3,75,000 के मेरे डेटर्स आ जाएंगे, ये डेटर्स की अमाउंट हो गई। ओके, इसके बाद में हमारे पास दी हुई है, इन्होंने इन्होंने पूछा था डेटर, ये आ गया क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, पहले मैं आपको इसमें क्लोजिंग स्टॉक निकलवा रहा हूं क्योंकि वो परचेज के भी काम आएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1.5 सीओजीएस से लिंक होता है, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1.5 आ गया एवरेज स्टॉक। सीओजीएस मेरे पास है 12 लाख रुपए,
1.5 नीचे आ जाएगा, एवरेज स्टॉक यहां पर आ जाएगा 12 लाख डिवाइड बाई 1.5, 8 लाख रुपए एवरेज स्टॉक निकल कर आ गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने बोला है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज्यादा है। तो देखिए एक तरीका तो यह है कि आप लिखिए क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 और फिर इक्वेशन बनाकर करिए। दूसरा तरीका सिंपल सा है, देखो जो एवरेज स्टॉक है वो मिड में है 8 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो यहां ओपनिंग स्टॉक यहां क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस है 10,000। तो बेसिकली एवरेज स्टॉक से दोनों का डिफरेंस 5-5 हजार होगा। तो एवरेज स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक 5,000 रुपए कम होगा और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपए ज्यादा होगा, तभी बीच में आपका एवरेज आ गया। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक बनेगा 7,95,000 और आपके पास में 1 मिनट, आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक बनेगा 8,05,000 रुपए। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। दोनों का डिफरेंस ही देख सकते हैं, 795 और 805 का 10,000 आ गया, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 8 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक पूछा था, 8,05,000 आ गया। इसके बाद में हमसे पूछे क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स 2 महीने के दिए हैं। क्रेडिटर्स के अंदर जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो होता है उसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों होते हैं, इनको बोलते हैं पेबल्स। ये हमें परचेज का, जितनी भी आपकी परचेज आएगी उसके 2/12 लेने हैं। अब परचेज कैसे निकालेंगे? परचेज के लिए हमारे पास सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे। सीओजीएस था 12 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक है 7,805 और क्लोजिंग स्टॉक है 795। आप चाहो तो सीधे 10,000 रुपए जोड़ दो कि भाई 10,000 रुपए ज्यादा है क्लोजिंग, बात खत्म। तो 12,10,000 रुपए आपके पास परचेज निकल कर आ जाएगी। 12,10,000 की परचेज आई, 12,10,000 डिवाइडेड बाई 6, ये आपके पास आ गया 201,667। ओके, इसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों हैं। बिल्स पेबल है 10,000, उसे अगर मैं हटा दूं इसमें से तो मेरे पास 1,91,667 के क्रेडिटर बच गए, ये मेरे पास क्रेडिटर आ जाएंगे। तो यहां पर क्रेडिटर निकल गए हमारे पास। और क्या पूछा है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है और फिक्स्ड एसेट्स पूछी है। इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, वैसे इन्होंने एजम्पशन लिख दिए। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर निकलता है सेल से, सेल डिवाइडेड बाई फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 4। सेल है 16 लाख रुपए, फिक्स्ड एसेट सामने 4, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी 4 लाख रुपए। इन्होंने इसको सीओजीएस से निकाला हुआ है, सीओजीएस डिवाइड बाई फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 4। तो सीओजीएस है 12 लाख, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर फिक्स्ड एसेट्स आपकी आ गई 3 लाख रुपए। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम में सेल से करना है जब तक क्वेश्चन ना बताए, तो इसमें मिस्टेक है। इन्होंने अपने सॉल्यूशन में एजम्पशन दे दी, लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि फिक्स्ड एसेट्स को हम सीओजीएस पे निकाल रहे हैं, या तो यहाँ पे दिखता है कि सीओजीएस पे निकाला है, अदरवाइज हमेशा सेल पे निकलता है। तो हमारे पास जी सबसे पहले आ गया सीओजीएस 12, 16 लाख की सेल। दूसरा आ गया डेटर 375, फिर आ गया क्रेडिटर 191, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 8,05,000। फिक्स्ड एसेट्स को इन्होंने सीओजीएस से निकाल दिया और 3 लाख की बता दी। यहां पर एजम्पशन दे दी कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर को आप सेल या सीओजीएस किसी पे भी निकाल सकते हैं। तो हम सेल पे निकाल कर आएंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे, 1% भी दिक्कत नहीं है। ओके जी, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। दीपा लिमिटेड हैज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी अमाउंटिंग टू 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए का ईबीआईटी है। कंपनी इज कंसीडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ डेट इनटू कैपिटल स्ट्रक्चर इवेल्युएटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ डेट, डिटेल ऑफ द डेट ऑप्शन, ऐसा ऐसा ही दिया हुआ है। कब कोई टैक्स नहीं है। विच ऑप्शन ऑफ डेट वुड यू रिकमेंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच बड़ी सिंपल है। ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं कि इसने हमारे को 4 ऑप्शन दिए हैं कि चारों ऑप्शन में आप ईबीआईटी लिख लो कितना है, तो वो तो 60 लाख है, 60 60 60 60। ठीक है जी। अब इसमें से माइनस कर दो हर केस का इंटरेस्ट, तो 60 लाख पर 10% है, 6 लाख रुपए हो गया। 75 लाख पर 13% है, 9,75,000 हो गया। फिर 90 लाख पर 14% है, 1,26,00,000 हो गया, नहीं 12,60,000, 12,60,000। 1,05,00,000 पर 14% है, तो 14.7 लाख हो गया। डेट की इंटरेस्ट माइनस करिए, अब आपके पास आ जाएगा ईबीटी। टैक्स क्वेश्चन में है नहीं, तो ईबीटी ही ईएटी है। इसे हम केई से डिवाइड करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जोड़ेंगे तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वही प्लान सेलेक्ट किया जाता है। तो ईबीटी आ गया 54 लाख, केई है इसका 12%।
54 लाख डिवाइड बाई 12%, ये आ गया 450 लाख, और डेट था इसके अंदर 60 लाख, ये 510 लाख की फर्म हो गई। इतना ही आ रहा है, 54 लाख डिवाइड बाई 12%, हाँ भाई इतना ही आ रहा है, 4 करोड़ 50 लाख 60, 5 करोड़ 10 लाख। ठीक है, ऐसे ही सबका निकालते जाएंगे। यहाँ पर अपना 15% है, यहाँ 16% है, यहाँ पर 16%, ये वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्म जिसकी ज्यादा होगी वो प्लान हम सेलेक्ट करेंगे, वो मोस्ट रिकमेंडेड रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर भी रुक सकते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल के दिखा सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो उसका सिंपल सा तरीका है, ईबीआईटी टैक्स है नहीं डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म। तो यहाँ पर ईबीआईटी है 60 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म है 510 लाख, तो आपके पास इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ जाएगी 11.76%। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी केओ सबसे कम होगी। तो आप बोल सकते हैं कि जिसकी वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा है हम वो प्लान लेंगे, या कह सकते हैं जिसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है वो प्लान लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर चारों में इनकम ले ली, इंटरेस्ट माइनस करा, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल ली। वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा आ रही है पहले वाली प्लान की, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दिखा दी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी की आ रही है सबसे कम। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी केओ कम होगी, यही प्लान रिकमेंडेड रहेगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन। Orion Aerospace Limited manufactures highly customized components for satellite launched by the France and Germany. The company operates through 8 locations worldwide. तो ये सैटेलाइट वगैरह की ये चीज देखते हैं लॉन्च वगैरह कैसे होगी। 8 लोकेशन पे काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इट्स सेंट्रल हेडक्वार्टर। तो एक हेडक्वार्टर है ये हेडक्वार्टर है, और इसके अलावा 7 लोकेशन हो रहे हैं। टोटल मिला के 8 लोकेशन पे काम चल रहा है इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर। To streamline the budgeting process, reduce escalating travel cost, finance director Messrs Sananya Rao is considering introduction of video conferencing। अब ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, जाके मिलना पड़ता है लोगों से फिजिकल। तो अब हम फिजिकली जाके मिलने की जगह ऐसा सिस्टम करते हैं कि सब वीडियो कॉन्फ्रेंस पे एक दूसरे से बात कर लें, मिलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसे कि कोई आप कहीं पे मिलने जा रहे हैं उसकी जगह जूम मीटिंग कर लें या वीडियो कॉल कर लें, इस तरीके का सिस्टम है। ओके, एज एन ऑल्टरनेटिव टू फिजिकल मीटिंग, फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है, आएंगे जाएंगे खर्चा होगा टाइम खराब होगा, कॉफी थोड़ी बैठ रहे हैं काम कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है। इन प्रीवियस ईयर द कंपनी सेंट टू एग्जीक्यूटिव फ्रॉम ईच लोकेशन टू द सेंट्रल हेडक्वार्टर ट्वाइस इन अ ईयर। अभी जितनी भी लोकेशन है उन सारी लोकेशन से 2 एग्जीक्यूटिव हर लोकेशन से सेंट्रल हेडक्वार्टर भेजे जाते हैं। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां है हेडक्वार्टर। इन सातों लोकेशन से लोग हेडक्वार्टर जाकर मीटिंग कर रहे हैं। तो 7 लोकेशन है, वहां से 2 एग्जीक्यूटिव निकलते हैं। ठीक है जी, ईच लोकेशन से 2 एग्जीक्यूटिव निकलेंगे हेडक्वार्टर के लिए ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार निकलेंगे। तो 7 लोकेशन से बंदे निकले, 2 बंदे एक साथ निकलते हैं और साल में 2 बार निकलते हैं। कह रहे हैं एवरेज ट्रेवल कॉस्ट पर एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव की ट्रेवल कॉस्ट 27,000 रुपए एक बार की आती है। तो अगर मैं इसमें 27,000 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पूरा खर्चा आ जाएगा। इनका ट्रेवल कॉस्ट बैठ कितनी रही है, 7 लोग 7 लोकेशन से 2 लोग 2 बार निकले, हर बार 27,000 रुपए खर्च हुए, 7,56,000 का खर्चा अभी इनका हो रहा है। ये करंट चल रहा है। ओके, कि अभी तक ऐसा चल रहा था। अंडर द प्रपोज्ड प्लान ओरियन एरोस्पेस लिमिटेड वुड इंस्टॉल अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एट ईच लोकेशन at cost of 8,25,000 per location. In addition, the system would incur an average telephone transmission cost of 300 rupees per hour, and it is estimated 48 hours of transmission time per year. Would you require to complete the budgeting process? The company depreciates such equipment using the straight line method over a useful life of 5 years with no residual value। तो ये कह रहे हैं कि अब क्या करो, आप ऐसा करो कि हर लोकेशन पर टोटल वैसे 7 लोकेशन थी जहां से आ रहे थे और एक हेडक्वार्टर है 8वीं लोकेशन। अब कह रहे हैं हर लोकेशन पर आप 8,25,000 रुपए का एक इक्विपमेंट लगा दो। ठीक है जी, तो कितने सिस्टम लगेंगे, टोटल 8 सिस्टम लगेंगे, जो 7 लोकेशन है उस पर भी और हेडक्वार्टर में भी, कि भाई अब एक दूसरे से हम कनेक्ट करेंगे। तो 8,25,000 इंटू 8, ये हो गया जी 66 लाख का खर्चा। ये डेप्रीशिएट होगा 5 साल में, 5 इयर्स।
तो 13,20,000 का डेप्रीशिएशन हर साल का आपका आने वाला है। ओके, कह रहे हैं इन एडिशन द सिस्टम वुड इनकर एन एवरेज कॉस्ट सिस्टम, तो एक जगह का सिस्टम वुड इनकर एवरेज टेलीफोन ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑफ 300 पर आवर, 1 घंटे के 300 रुपए उसके खर्च होंगे। और ये जो एक दूसरे से इनके ट्रांसमिशन होंगे, बातचीत होगी, वो 48 घंटे की बात पूरे साल में होगी। तो 300 रुपए, 48 घंटे, 8 लोकेशन पे ये काम होगा। 8 लोकेशन पर, हर लोकेशन पे एक सिस्टम है, 48 घंटे हर लोकेशन का सिस्टम चलेगा। अगर यहां लिखा होता इन एडिशन द सिस्टम्स, तो हम ये मानते सारे सिस्टम मिलाकर 48 घंटे टोटल चलेंगे, लेकिन लिखा है इन एडिशन द सिस्टम, एक सिस्टम 48 घंटे चलेगा। और 8 लोकेशन पे हैं, तो 8 सिस्टम 48 घंटे, 300 रुपए का खर्चा, 48 × 8 × 300 रुपए का खर्चा, 1,15,200 रुपए ये और खर्च होंगे आपके। ओके, कह रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव द कंपनी में ऑप्ट टू यूज लोकली रेंटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कह रहे हैं एक ऑप्शन हो रहा है कि आप ना अपना इक्विपमेंट मत लगाओ, आप क्या करो, लोकल इक्विपमेंट रेंट पे ले लो। ठीक है भी, लोकल रेंट पे ले लेते हैं। कह रहे हैं विच आर अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 1500 पर आवर प्लस 400 पर आवर टुवर्ड्स एवरी टेलीफोन चार्ज। तो 1 घंटे के 1500 रुपए रेंट के और 400 रुपए टेलीफोन, यानी 1900 रुपए पर आवर का खर्चा इसमें आपका आएगा। ठीक है, अब इसमें यहां पर हमारे पास ये आ गया जी 1900 रुपए पर आवर, और 48 घंटे 8 लोकेशन थी, 48 घंटे 8 लोकेशन पे बात होगी, 1 घंटे के 1900 रुपए पर। अब इक्विपमेंट हमारा नहीं है, तो 729,600 का हमारा टोटल खर्चा इसमें आएगा। कह रहे हैं द कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मिनिमम एनुअल कैश सेविंग ऑफ 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेवल कॉस्ट बिफोर अप्रूविंग एनी न्यू कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी। बोले हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी में तभी जाएंगे जब 10% हमारी आज जितना खर्चा आ रहा है उससे सेविंग हो। तो अगर हम देखें तो आज हमारा खर्चा कितना आ रहा है, 7,56,000 आ रहा है हमारा अभी का खर्चा ट्रेवल कॉस्ट। दूसरे वाले ऑप्शन में 13,20,000 और 1,00,000, 13,20,000 डेप्रीशिएशन और 1,15,200 ये। दूसरे केस में आ रहा है 14,35,200 का खर्चा। ठीक है, तीसरे केस में आ रहा है 7,29,600 रुपए का खर्चा। ये तीनों है, ये एग्जिस्टिंग, ये प्लान 1, ये प्लान 2। तो अगर हम देखें तो ये तो महंगा है, ये तो रिजेक्ट, लेकिन प्लान 2 इससे सस्ता बैठ रहा है, तो ये अप्रूव हो जाना चाहिए। इसके अंदर कंडीशन लगा दी, बोले हम अप्रूव तभी करेंगे जब कम से कम 10% एग्जिस्टिंग ट्रेवल कॉस्ट से कम हो जाए। तो एग्जिस्टिंग ट्रेवल कॉस्ट है 756, 10% कम होने का मतलब है कॉस्ट बैठनी चाहिए हमारी 756 माइनस 10%, हमारी कॉस्ट 680, 400 कम से कम आएगी, तभी हम स्विच करेंगे, वरना जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ऑल दो सेकेंड ऑप्शन बेटर है, सस्ता है, तब भी ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 10% सेविंग आपकी नहीं करवा रहा। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आ जाइए जी, ऑप्शन नंबर 1 756 कॉस्ट आई, ऑप्शन नंबर 2 1320 और 115 1435 200 कॉस्ट आई, ऑप्शन नंबर 3 में 729 600 कॉस्ट आई। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हमें 75 600 की सेविंग चाहिए, जबकि सेविंग कम हो रही है, तो हमारे को 10% सेविंग नहीं मिल रही, सेविंग लेस देन 10% है, तो कोई भी चेंज अभी हमारे पास नहीं किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। Sundaram Industries Limited, a medium-sized manufacturing company based in Tamil Nadu, is engaged in producing a consumer product that involves significant working capital requirement. Working capital चाहिए जी, okay जी. Company finished goods are sold across state border and therefore all sale and purchase are subject to IGST 18%. तो जो आप खरीदेंगे उस पर 18% जीएसटी लग के आएगा, जो आप बेचेंगे उस पर 18% जीएसटी लग के वो बाहर जाएगा। ठीक है जी, द कंपनी स्पेंड अ टोटल ऑफ 90 लाख रुपीज एनुअली इन कैश। जो इनका पूरे साल का कैश में आउटफ्लो है वो 90 लाख रुपए है। इनकर्ड एट अ कांस्टेंट रेट, इट्स सेल प्राइस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो सेल प्राइस इसका जो है उसके अंदर रॉ मटेरियल है 60%, वेजेज है 20%, ओवरहेड है 10% और 10% हमारा प्रॉफिट हो जाता है, 100% हो गया ये। दस 90% ऑफ द सेल प्राइस रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 90% खर्चा है, 10% का प्रॉफिट है। ओके, ड्यूरिंग द मंथ द कंपनी हैज प्रोसेस्ड 75% ऑफ इट्स परचेज।
इन्होंने जितना भी सामान खरीदा उसका 75% फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया और उसे बेच भी दिया, तो फिनिश गुड्स बना और बिक गया। तो फिनिश गुड्स का कोई स्टॉक आपके पास नहीं है। ये 1 महीने की कहानी चल रही है अभी, ठीक है। वेजेज एंड ओवरहेड आर पेड 80% इन करंट मंथ एंड 20% इन नेक्स्ट मंथ। तो वेजेज ओवरहेड का जितना भी खर्च आएगा 80% पे हो गया, 20% आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। कैश टू कैश कन्वर्जन साइकिल इज 30 डेज शॉर्टर देन ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहां पर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है जरा वो देखते हैं। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी, इसे कहते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं जब इस आर डब्ल्यू एफ और डी में से सी भी माइनस हो जाए, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है इसमें रॉ मटेरियल है, डब्ल्यूआईपी है, फिनिश गुड्स है, डेटर है, लेकिन क्रेडिटर अभी माइनस नहीं हुआ, तो इसको ग्रॉस बोलते हैं। जो कैश ऑपरेटिंग साइकिल होती है, कैश टू कैश कन्वर्जन साइकिल, ये बेसिकली कैश टू कैश कन्वर्जन साइकिल नेट ऑपरेटिंग साइकिल का ही नाम होता है। इसका मतलब है पहली बार जेब से जो कैश निकला और लास्ट बार जब जेब में वो कैश वापस आ गया, तो उसकी पूरी साइकिल कितनी है। इसके अंदर क्रेडिटर माइनस नहीं हुए होते, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस 30 डेज शॉर्टर, 30 डेज कम है ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल से। तो हमारी ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल ये जितनी भी रहेगी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल इससे 30 दिन कम होगी। ओके, तो अब मुझे बताइए दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क है कि यहां पर सी माइनस हो रहा है और यहां पर पहले वाले में सी माइनस नहीं हो रहा। इसका मतलब इस सी की क्रेडिटर की वैल्यू ही 30 डेज है। ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल से नेट ऑपरेटिंग साइकिल में 30 दिन का फर्क है। कह रहे हैं ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल से कैश ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल आपकी 30 दिन कम है। तो ग्रोस में और नेट में फर्क क्या है? क्रेडिटर का। तो 30 दिन कम कैसे हो गई? वो क्रेडिटर की वजह से 30 दिन कम हो गई। तो 30 दिन इसका मतलब क्रेडिटर का पीरियड है। पॉइंट निकला एक तो ये, ठीक है। कह रहे हैं कैश टर्नओवर हमारा 9 टाइम्स पर ईयर है। तो कैश टर्नओवर आपका 9 टाइम्स पर ईयर है, इसका मतलब आपके पास में एक साल में 9 बार कैश घूमता है आपका। 90 लाख रुपए आप पूरे साल में खर्च करते हो, जो 9 बार घूमता है, इसका मतलब 10 लाख रुपए आपके पास कैश रहता है। तो आपके पास 10 लाख रुपए कैश रहेगा, एक बार वो पूरा घूम जाएगा, फिर 10 लाख रुपए कैश, फिर 10 लाख रुपए कैश। इस तरह से पूरे साल में 90 लाख रुपए का आपका कैश एक्सपेंस होने वाला है। तो जो कैश बैलेंस हम मेंटेन करेंगे, इसका मतलब वो 10 लाख रुपए होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी कैश टर्नओवर 9 टाइम्स है। 360 डिवाइडेड बाई 9, 360 डेज लेकर क्वेश्चन करना है, ये वाला लिखा है कहीं नहीं? 360 360 360 लिखा तो कहीं नहीं है, करा 360 सही है, ठीक है। तो आपका जो कैश है वो 9 बार घूमता है पूरा, तो 360 दिन में 9 बार घूमा, इसका मतलब 40 दिन में एक बार घूम जाता है। तो आपकी जो साइकिल है, जो ऑपरेटिंग साइकिल है, वो 40 दिन में एक बार घूमती है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो 40 दिन में आपका कैश घूम जाता है, इसका मतलब जो ये नेट ऑपरेटिंग साइकिल है ये 40 दिन की है, ठीक है जी। और जो ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल है वो 30 दिन ज्यादा होगी, तो ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल 70 दिन की होगी। तो हमारी ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल है 70 दिन की, क्रेडिटर है 30 दिन के, और नेट साइकिल हमारी 40 दिन की बची। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि जो फिनिश गुड्स है वो हमने सारा बेच दिया, तो फिनिश गुड्स का तो स्टॉक है नहीं आपके पास, उसकी तो साइकिल नहीं है, तो इसमें से फिनिश गुड्स कट गया कि इसकी साइकिल नहीं है। क्वेश्चन ने लास्ट में लिखा है देयर इज नो डब्ल्यूआईपी, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर डब्ल्यूआईपी भी नहीं है। तो हमारे पास जो ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 70 दिन। उसमें 70 दिन में क्या क्या है? एक तो रॉ मटेरियल है और दूसरा डेटर है। ओके, जो हमारी नेट ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 40 दिन। उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर रॉ मटेरियल है, डेटर है और क्रेडिटर माइनस हो रहा है जो 30 दिन का है। तो क्रेडिटर का पीरियड निकल गया 30 दिन, डेटर का नहीं मालूम, रॉ मटेरियल का नहीं मालूम, ओवरऑल हमारे पास 70 और 40 है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ द कंपनी हैज पेड 45,000 आईजीएसटी लाइबिलिटी। तो 45,000 रुपए का आपने जीएसटी पे किया है। जीएसटी कैसे पे होता है? जितनी जीएसटी की लाइबिलिटी बनी होगी उसमें से जीएसटी का जो इनपुट होगा वो माइनस किया होगा, रिमेनिंग आपने पे कर दिया होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर
रॉ मटेरियल से लेकर यहां तक की अमाउंट कहीं नहीं दी, ये नहीं बताया सेल प्राइस कितना है, ये नहीं बताया रॉ मटेरियल कितना है, सिर्फ ये 45,000 की लाइबिलिटी दी है। यहां पर अब हम लोगों को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे रॉ मटेरियल से कहानी शुरू है, तो रॉ मटेरियल परचेज जो थी वो हमने मान लिया बी एक्स के, रॉ मटेरियल परचेज एक्स है, ठीक है जी। अब रॉ मटेरियल की परचेज अगर एक्स है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि 75% जो परचेज का हिस्सा है वो फिनिश गुड्स में गया है, और बाकी मतलब फिनिश गुड्स में गया है यानी कंज्यूम हो गया, और बाकी हमारे पास अभी यूज नहीं हुआ होगा। तो अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है एक्स, तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है वो 0.75x हुआ है, और बचा हुआ 0.75x कंज्यूम, बचा हुआ हमारे पास 0.25x, इसका मतलब रॉ मटेरियल के स्टॉक में पड़ा होगा, ये रॉ मटेरियल के स्टॉक में चला जाएगा। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन हमारे पास आ गई कि 0.75x है, ओके। अब इस क्वेश्चन के अंदर मटेरियल कंज्यूम होता है अगर 60, तो वेजेज लगती है 20, तो वेजेज हुई मटेरियल की 1/3, और अगर मटेरियल लगता है 60 तो ओवरहेड लगते हैं 10, तो ये हो गए 1/6 ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और प्रॉफिट भी 10 है तो 1/6 ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो अब अगर मैं यहां पे लेना चाहूं वेजेज, यहां पे लेना चाहूं ओवरहेड, फिर जोड़ना चाहूं प्रॉफिट, और फिर मेरे पास निकालना चाहता हूं मैं सेल्स, तो देखिए कैसे निकलेगी। वेजेज है इसकी 1/3, तो 0.75 का 1/3 हो गया 0.25x। जो ओवरहेड है वो है इसके 1/6, तो 0.75 का 1/6 डिवाइड बाई 6, ये हो गया 0.125x, और प्रॉफिट भी 0.125x। अब इसको जोड़ लीजिए, 0.75 प्लस 0.25 प्लस 0.125 प्लस 0.125, 1.25x मेरे पास सेल निकल कर आ गई, ठीक है। अब जरा देखिए मुझे इनपुट क्रेडिट कितना मिलेगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का आपको मिलेगा पूरी परचेज पर, स्टॉक में रखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं होता, जितनी परचेज है वो इनपुट में खड़ा हो जाएगा। तो आपने परचेज करी थी एक्स, इस पर 18% जीएसटी लगा होगा 0.18x, ये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला होगा। अब आपकी आईजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है, आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट आईजीएसटी आपका है सेल का 18%, 18% सेल पर लगेगा। क्वेश्चन में लिखा है परचेज और सेल दोनों पे 18% आईजीएसटी है, तो आउटपुट टैक्स आपका 1.25x की सेल है, इसका 18% आपको आउटपुट लाइबिलिटी आ गई, तो 1.25 इंटू 18%, 0.225x की आपकी लाइबिलिटी आ गई। तो 0.225x आपको देना है, 0.18x का आपको क्रेडिट मिल गया, तो नेट लाइबिलिटी आपकी कितनी हो गई, तो नेट लाइबिलिटी आपकी हुई -0.18, 0.045x, ये आपकी लाइबिलिटी हुई, जो क्वेश्चन ने हमें बताई है कि हमने पे कर दिए। तो कंपनी हैड पेड 45,000 टुवर्ड्स आईजीएसटी लाइबिलिटी, तो 45,000 हमने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी है, इसका मतलब 0.045x इक्वल टू 45,000 है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, 45,000 डिवाइड बाई 0.045 इक्वल टू 45,000 डिवाइड बाई 0.045, ये आ गया जी 10 लाख रुपए। और एक्स क्या था, बेसिकली एक्स था कि आपने रॉ मटेरियल कितना खरीदा, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होना था। तो जी रॉ मटेरियल आपने कितना परचेज किया, 10 लाख का, इसमें से कंज्यूम कितना हो गया 7.5 लाख का, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना हो गया 2.5 लाख, 25% स्टॉक में चला गया, और बाकी आ गया यहाँ पर। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 7.5 लाख, वेजेज है एक्स का 0.25, 2.5 लाख रुपए की वेजेज हो गई, और 1,25,000 के ओवरहेड हो गए, 1,25,000 का प्रॉफिट हो गया, और 5 और 7.5, 12.5 लाख रुपए की आपकी सेल हो गई, ये आपकी सेल्स निकल कर आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास हम पहुंच गए थे अभी तक साइकिल में, जिसमें हमारे पास क्रेडिटर निकल गए 30 दिन के, हमारे पास क्रेडिटर के अलावा निकल कर आ गया था कि रॉ मटेरियल और डेटर हमें चाहिए, तो ठीक है, दोनों मिलाकर 40 दिन के हैं, तो रॉ मटेरियल और डेटर दोनों मिलाकर 70 दिन के हैं। अब हमारे पास रॉ मटेरियल का आपके पास स्टॉक आ गया है, रॉ मटेरियल की आपके पास कंजम्पशन आ गई है, तो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड निकाल सकते हैं आप। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाई 360।
और ये 1 महीने का है, 1 महीने का। तो 1 महीने का स्टॉक है 7.5 लाख रुपए, सॉरी 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए 1 महीने का स्टॉक है, ये आपका आ गया 2.5 लाख का स्टॉक। 1 महीने का डेटा है ये सारा, पूरे साल का नहीं है। पूरे साल का करना है तो मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा, ड्यूरिंग करंट मंथ है। अच्छा, तो स्टॉक है 2.5 लाख रुपए और रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है 1 महीने में 7.5 लाख, मल्टीप्लाई बाई 30। तो 2.5 लाख रुपए डिवाइड बाई 7.5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाई 30, ये आ गया जी 10 डेज। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड आपका 10 दिन है। तो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड 10 दिन है। तो डेटर कितने हो गए बताइए? 70 दिन दोनों को मिला करते, तो डेटर हो गए 60 दिन। अब हमारे पास जिस्ट निकल कर आया कि रॉ मटेरियल 10 दिन का रहेगा जो 2.5 लाख रुपए है। हमारे पास जो डेटर हैं वो 60 डेज के रहेंगे, जो क्रेडिटर हैं वो 30 दिन के रहेंगे। अब मुझे डेटर और क्रेडिटर और चाहिए। तो डेटर और क्रेडिटर की अगर मैं बात करूं तो डेटर 60 दिन के हैं, सेल पे निकलेंगे। तो हमारे पास जो सेल है वो है 12.5 लाख रुपए 1 महीने की। तो 1 महीने की सेल है 12.5 लाख रुपए, मुझे 2 महीने डेटर उधार देंगे, तो इसका मतलब अगले महीने की सेल भी मुझे उधार पे मिल जाएगी। तो ये 30 दिन के हैं, 12.5 लाख सेल, तो 60 दिन की होगी 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए की सेल आपकी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। वरना पूरे साल की सेल निकाल लो कि 12.5 लाख रुपए 1 महीने की है, तो पूरे साल की कांस्टेंट बेसिस पे निकाल लो, 1,50,00,000 आ जाएगी। तो 1,50,00,000 अगर मैं ले लूं सेल पूरे साल की, तो 2 महीने की कितनी होगी जो डेटर मुझे देंगे? तो इंटू 2/12, ये मेरे पास आ जाएगा 25 लाख रुपए, डेटर आ गए। क्रेडिटर, क्रेडिटर हमें कितना पीरियड दे रहे थे? क्रेडिटर दे रहे हैं 30 दिन का पीरियड, 30 दिन यानी 1 महीने का। तो जो 1 महीने की परचेज है वो सारी की सारी क्रेडिट पर आ जाएगी। तो क्रेडिटर आपके आ जाएंगे 10 लाख, डेटर आपके आ जाएंगे 25 लाख। कैश हम लोग निकाल चुके हैं, कैश बैलेंस 10 लाख रुपए रहेगा। इसके अलावा एक वेजेज एंड ओवरहेड था, 80% तो आपने दे दिए होंगे, 20% आउटस्टैंडिंग है इस महीने के। तो हमारी वेजेज और ओवरहेड की अगर हम अमाउंट देखें, वेजेज और ओवरहेड ये आ रही है 3,75,000 रुपए। इसका 20% अभी भी देना बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग है। 3,75,000 का 20%, 75,000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ने हमें इसके अंदर बोला है कि आपको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, तो आंसर नो। करंट एसेट 2.5 लाख की आ गई, डेटर 25 लाख के आ गए, 10 लाख का कैश बैलेंस आ गया, ये करंट एसेट्स आ गई। क्रेडिटर 10 लाख के आ गए, वेजेज एंड ओवरहेड 50,000 के लिए इन्होंने 50,000 के कैसे ले लिए? वेजेज एंड ओवरहेड हमारे पास थे 0.25x, 2.5 लाख के हुए, और नहीं 2.5 लाख और 3,75,000। और क्वेश्चन ने वेजेज ओवरहेड दोनों बोला है ना, एक सेकंड, वेजेज ओवरहेड दोनों बोला है, वेजेज एंड ओवरहेड आर पेड 80% करंट। इसमें इनसे मिस्टेक हो गई, इन्होंने सिर्फ वेजेज वेजेज लिए, वेजेज और ओवरहेड दोनों लिए जाएंगे। तो वेजेज हमारी आ रही है 1/3 और ये ठीक है 3,75,000 रुपये आ रहा है, इसका 20% आएगा। तो ये आनी चाहिए अमाउंट 75,000 रुपये। ये क्वेश्चन के अंदर गलती है, इसके सॉल्यूशन में गलती है, यहाँ पर ये 75,000 रुपये आएगा और ये 3,75,000 का आएगा। 3,75,000, 3,25,000, 3,75,000, 3,75,000 का 20%, ठीक है 75,000 रुपये हमारे पास निकल कर आ गया। तो ये आपके पास आ गया टोटल, दैट इज हाँ 75,000, ये हो गया 10,75,000 और इसका आंसर हो जाएगा 37,50,000 माइनस 10,75,000, 26,75,000 रुपए वर्किंग कैपिटल हमारी निकल कर आएगी। ये वर्किंग कैपिटल का राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर एरर हो गई। एक दूसरी छोटी सी मिस्टेक और है, कंसेप्चुअल। असल में आईसीआई जब भी कोई क्वेश्चन कहीं से उठाता है ना, वो थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है। वो मिस्टेक क्या कर देता है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जो क्रेडिटर और डेटर लिए हैं उसके अंदर एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है? ये जो हमने पूरी कैलकुलेशन करी थी, ये सारी कैलकुलेशन एक्सक्लूडिंग जीएसटी थी। यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है, ये लिया है, ये सब एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम नेट ऑफ जीएसटी होगा, वही हमारी कॉस्ट बनेगा, क्योंकि जीएसटी का तो इनपुट ले लोगे आप। यहाँ पर जो सेल भी दी गई है उसके अंदर सेल कैलकुलेट करने के बाद अब उसमें जीएसटी जुड़ेगा। भाई आप ये देखो, यहाँ पर हमारे पास 7.5 लाख का मटेरियल लगा नेट,
2.5 ये, 1.25 लाख ये, 1.25 लाख कमाया, 12.5 लाख की सेल हुई, इस पर 18% जीएसटी भी तो जुड़ेगा। अब जरा देखिए, जो हमारे क्रेडिटर और डेटर होते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट में नजर आते हैं, जो हमारी वर्किंग कैपिटल में नजर आते हैं, वो इंक्लूडिंग जीएसटी दिखाए जाते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो हम डेटर से कलेक्शन करेंगे, अब जरा सोचिए, 12.5 लाख की सेल है, ठीक है, और इसमें 18% जीएसटी है, तो इंक्लूडिंग जीएसटी कितना हुआ? 14,75,000 हुआ इंक्लूडिंग जीएसटी। अब मुझे बताइए, मुझे डेटर का जो मैं बिल बनाऊंगा, मुझे डेटर को 2 महीने की सेल लेनी है, तो 2 महीने की सेल हो गई 25 लाख, और 18% जीएसटी 25 लाख पर हो गया 4.5 लाख। ठीक है, अब मान लो मिस्टर एक्स मेरे डेटर हैं, ठीक है, तो मैं अपने पास एंट्री क्या पास करूंगा? मिस्टर एक्स डेविड टू सेल्स टू आईजीएसटी, ठीक है। अब मुझे मिस्टर एक्स से इतना पैसा लेना होगा, तो मुझे 25 लाख रुपए इनसे सेल के लेने हैं, और 4.5 लाख मुझे इनसे जीएसटी के लेने हैं। मुझे मिस्टर एक्स से 29.5 लाख लेने हैं। तो मिस्टर एक्स का जो बिल है वो 29.5 लाख का है 2 मंथ्स क्रेडिट पर। तो जो डेटर लिए जाते हैं और क्रेडिटर लिए जाते हैं वो इंक्लूडिंग जीएसटी लिए जाते हैं, क्योंकि आपको डेटर से सिर्फ ये पैसे नहीं लेने हैं, ये जीएसटी भी इसी से कलेक्ट करना है, आपको मिलेगा 2 महीने बाद आपको। ऐसे ही जब आपने परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, तो आपने क्या करा था? परचेज 10 लाख रुपए, उस परचेज के बिल में, जो आपका परचेज का बिल है, उसमें 10 लाख रुपए, 18% आईजीएसटी 1.8 लाख, आपका बिल 11.8 लाख का बना होगा परचेज का। तो परचेज 10 लाख की थी, आईजीएसटी का आईटीसी मिलेगा आपको 1.8 लाख है, और मिस्टर वाई हैं आपके क्रेडिटर, तो 11.8 लाख रुपीज देने हैं ना आपको, तो 1 महीने के बाद देने पर 11.8 लाख देने हैं। तो इसके सॉल्यूशन में एक मिस्टेक ये है कि इन्होंने आईजीएसटी तो ले लिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो इंपैक्ट पड़ना चाहिए डेटर क्रेडिटर पे वो भूल गए। तो आरटीपी एमटीपी में ये सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो इनके डेटर हैं इसके अंदर भी 18% जुड़ा होना चाहिए, और ये होना चाहिए 29.5 लाख, और इनके जो क्रेडिटर हैं इसमें भी 1.18% जुड़ा होना चाहिए, और ये होने चाहिए 11,80,000। तो ये इस क्वेश्चन में कंसेप्चुअल एरर है, लेकिन पहली बार चीज पूछी गई है तो ध्यान नहीं दे पाते। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता क्योंकि रॉन्ग हो गया है, ये इसके अंदर 2-3 गलतियां हो गई हैं। एक और गलती दिखाता हूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, द कंपनी होल्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विच जनरेट अ मंथली रिटर्न। कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट है जिससे मंथली रिटर्न आ रही है 1.5% नेट ऑफ 10% टीडीएस, टीडीएस काटने के बाद 1.5%। तो टैक्स से पहले कितनी आ रही है? 10% टीडीएस कटाए तो इसका मतलब 1.5%, 10% कटने के बाद है तो 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 महीने का है, 1.5 डिवाइड बाई 90%, इसका मतलब 1.6 बार परसेंट रिटर्न पर मंथ आ रही है। ओके, अगर पूरे साल की रिटर्न पूछी जाए कितनी है, तो 12 महीने की रिटर्न इनकी 20% है, 20% पर एनएम की इनके पास रिटर्न आ रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं आगे सेकंड, सपोज कंपनी है जो ऑफर्ड क्रेडिट टर्म फ्रॉम इट्स मेजर सप्लायर 2/15 नेट 60, कैलकुलेट the implied annual cost for foregoing the discount and advise whether the company should accept the offer given its current cost of capital। तो देखिए, हमारे पास ऑफर आया है कि 2/15 नेट 60, इसका मतलब अगर 100 रुपए हैं तो 2 रुपए की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी, 98 दे दो 15वें दिन में, अदरवाइज पूरे 100 रुपए देना 60 दिन में। तो या तो 98 15वें दिन पे दो, या फिर 60th डे पर पूरे पैसे दो। तो कितने दिन के लिए हमें बेनिफिट मिला? 45 डेज के लिए। ठीक है, तो 2 रुपए की डिस्काउंट 98 पर मिल रही है 45 डेज में, तो 360 कर देता हूँ, 360 से चल रहा है क्योंकि पूरा क्वेश्चन, कितनी होगी इंटू 100, ये इसकी एनुअल कॉस्ट आ जाएगी 2/98 इंटू 360 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, ये आ गई 16.33%। तो हमें जो डिस्काउंट का बेनिफिट है वो 16.33% पर एनम पड़ रहा है, जबकि हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमें 20% रिटर्न मिल रही है। तो हम 20% रिटर्न पर जाएंगे, ये हमारे लिए बेहतर है। तो हम इस डिस्काउंट को कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारे पास ऐसी जगह है जहां हम पैसा लगा के 20% कमा सकते हैं, और आपसे हमें डिस्काउंट सिर्फ 16.33% ही मिलेगी। तो इन्होंने यहाँ पर इसको इवेल्युएट करते हुए
फॉर्मूला लगा के ये अमाउंट गलत निकाली और आप देख भी सकते हैं एक जगह 365 लिख दिया, एक जगह 360 लिख दिया, तो थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, एज्यूमिंग इनवाइस वैल्यू 10,000 है, 10,000 का बिल है आपका, कंपेयर नेट कॉस्ट टू द कंपनी इफ एक्सेप्ट द डिस्काउंट वर्सेस रिफ्यूज द डिस्काउंट। तो आप डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हैं या मना करते हैं, तो दोनों केस में क्या होगा, 15 से 60वें दिन के बीच में इन्वेस्टमेंट करना है, वही 45 दिन के लिए करना है। तो देखिए, अगर आप डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लेते हो कि जी मैंने डिस्काउंट एक्सेप्ट कर ली, तो बड़ी सीधी सी बात है, जो आपका आउटफ्लो होगा वो 9800 हो जाएगा 15वें दिन पर और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिस्काउंट नहीं लेते तो ये 15th डे पे पेमेंट करेंगे आप। अगर आप डिस्काउंट नहीं लेते तो आपको पूरे 10,000 देने पड़ेंगे, लेकिन वो 60th डे पे दोगे आप। ओके, तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो 9800 दे दो 15वें दिन पर, रिजेक्ट करते हो तो 10,000 रुपए दे दो 60वें दिन पर। अब लेकिन ये 15 से 60 दिन तक तो आपके पास 9800 रुपए पड़े थे, क्योंकि आपने 9800 नहीं दिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप उससे इनकम कमा सकते हो। इनकम क्या होगी आपके पास, आप 9800 को 15वें दिन इसे नहीं दे रहे, तो 9800 आपने यहां पे बोला नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा 15वें दिन पर, जबकि आपके पास वो पैसा है। अब वो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, कितने दिन के लिए, 45 दिन के लिए। कितने परसेंट पर, 20% पर एनम पर, आपको 20% पर एनम मिल रहा है। 9800 इंटू 45 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, तो 245 रुपए की आपकी इनकम आ जाएगी जहां आप इन्वेस्ट करोगे। तो आपका आउटफ्लो, अगर आप डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हो तो होगा नेट 9800 रुपए, दो और बात खत्म। लेकिन अगर आप 60वें दिन पे देते हो तो 10,000 दोगे, लेकिन 15वें से 45 दिन के बीच में आप 245 रुपए कमा जाओगे। तो 9755 आपका नेट आउटफ्लो होगा, जो सस्ता है। तो इसी को एक्सेप्ट, डिस्काउंट को रिफ्यूज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आ जाइए जी 3A। Shirt company is a garment manufacturing company producing and selling 10,000 shirt every year. The company cost and revenue structure as given below। जी बताइए। सेल प्राइस 500 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपए है, फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख रुपए है। 10,000 शर्ट बेच रहे हो, 500 रुपए से 50 लाख की सेल हो गई, 20 लाख की वेरिएबल कॉस्ट हो गई, कंट्रीब्यूशन हो गया 30 लाख। सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, 25 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट गई, 5 लाख रुपए का ईबीआईटी आ गया तुम्हारा। ठीक है जी। कह रहे हैं द कंपनी चीफ अकाउंटेंट हैज कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एट 6 टाइम। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है 30 लाख, ईबीआईटी है 5 लाख, ऑपरेटिंग लीवरेज 6 आ गई, ठीक निकाल रखी जी बिल्कुल। कह रहे हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 12 है। ओके, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 12 है और ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है, तो फाइनेंशियल लीवरेज हो गई 2। ऑपरेटिंग लीवरेज में फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई करूंगा तब कंबाइंड लीवरेज आती है। ठीक है। Based on the current level of production and sale, he claims if sale increase by 10%, EBIT will increase by 60%। तो सेल और EBIT का रिलेशन ऑपरेटिंग लीवरेज से आता है। अगर सेल 10% बढ़ेगी तो EBIT 60% बढ़ जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट बात है जी बिल्कुल। अब कह रहे हैं हम 3 केस आपको बता रहे हैं। As a financial analyst, you are asked to verify whether his contention is correct under the following independent situation। कह रहे हैं 3 सिचुएशन बता रहे हैं, उसमें बताओ कब सही है कब गलत है। बोले केस 1, प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज बाय 10%, सेल प्राइस एंड कॉस्ट रिमेन चेंज। तो सेल प्राइस वही है पर यूनिट 500 रुपए और बाकी सब कुछ ऐसे ही है। 10% क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी, तो क्या इसकी बात सही है? आंसर यस। यही कंडीशन होती है कि सेल इंक्रीज होने का मतलब सेल प्राइस इंक्रीज नहीं होता, वॉल्यूम इंक्रीज होनी होती है। कि आपकी सेल अगर अभी 10,000 है, उसकी जगह 11,000 होने लगेगी, तो आपका ईबीआईटी 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। कह रहे हैं कि केस 2, सेल प्राइस पर शर्ट इंक्रीज बाई 10%। सेल प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेल प्राइस को इंक्रीज नहीं करना होता, उससे इंपैक्ट नहीं आएगा। तो सेल प्राइस इंक्रीज करने पर कह रहे हैं क्वांटिटी और कॉस्ट अनचेंज रहेगी, यानी क्वांटिटी 10,000 यूनिट ही रहेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज मैच नहीं करेगी। थर्ड, सेल प्राइस पर शर्ट इंक्रीज बाई 10%, फिर से वही सेल प्राइस बढ़ा दिया, बट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.2। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होती है कि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड गिर जाएगी, डिमांड बढ़ाओगे
तो प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है। और कह रही है 1.2 है, इसका मतलब अगर आप प्राइस को 10% बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी की डिमांड 1.2 टाइम इलास्टिसिटी 12% गिर जाएगी। तो अभी आपकी 10,000 यूनिटें 12% गिर जाएंगी, तो आपकी क्वांटिटी रह जाएगी 8800 यूनिट्स। तो यूनिट्स प्राइस इस पे काम नहीं करता है, तो सिर्फ पहले वाले पे ही काम करेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज का जो लिंक है। कह रहे हैं कैलकुलेट द न्यू ईबीआईटी अंडर ईच केस। तीनों केसों में आपको ईबीआईटी निकालना है। तो पहला केस है कि क्वांटिटी आपने कर दी 11,000, पहले तो अभी का आ गया आपका ये कि भाई आज का क्या चल रहा है। अब जरा देखिए केस वन, अब 11,000 यूनिट आप बेचोगे, आपकी सेल हो जाएगी 55 लाख रुपए, आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 22 लाख, 55 लाख की सेल, 22 लाख आपकी वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 33 लाख, 25 लाख गए, 8 लाख हो गए। पहले आपकी कमाई कितनी थी, पहले आपकी कमाई थी 5 लाख रुपए, अब ये कमाई 60% बढ़ जाएगी, सेल 10% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 60% बढ़ेगा, और ये 8 लाख हो गया, मैच हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। इसको इन्होंने यहाँ पर मैच करके भी दिखाया है। तो क्वेश्चन ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिया है ईबीआईटी निकालो, दूसरा परसेंटेज चेक करो कि ओरिजिनल के हिसाब से कितनी बढ़ रही है, तो सेल 10% बढ़ रही है तो ईबीआईटी कितना बढ़ रहा है वो चेक करो। तीसरा कह रहा है कमेंट करो कि भाई चीफ अकाउंटेंट सही था या नहीं, तो चीफ अकाउंटेंट सही था, आपकी सेल 10% बढ़ी तो आपकी जो ईबीआईटी है 60% बढ़ गया, बिल्कुल ठीक था जी, अकाउंटेंट का स्टेटमेंट ठीक है। अब बाकी दोनों केस में अकाउंटेंट का स्टेटमेंट ठीक नहीं आने वाला। केस टू है कि हम क्वांटिटी को सेम रख रहे हैं, यानी 10,000 यूनिट, प्राइस को बढ़ा रहे हैं। तो अब 10,000 यूनिट आप 550 से बेचकर इसको 55 लाख करोगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो अभी भी 200 रुपए पर यूनिट ही रहेगी। आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 25 लाख हो गया, 35 लाख, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 25 लाख थी, आपका ईबीआईटी 10 लाख हो गया। तो पहले ईबीआईटी 5 लाख था, अब 10 लाख हो गया, 100% बढ़ गया। तो क्या 60% बढ़ा, आंसर इज नो। तो यहां पर अकाउंटेंट की एक्यूरेसी गड़बड़ हो गई। तीसरा केस था कि हम प्राइस को 10% बढ़ाएंगे लेकिन डिमांड 12% कम हो जाएगी क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी रह जाएगी 8800। तो 8800 यूनिट अब आप 500 रुपए से बेचोगे तो 44 लाख की होगी सेल आपकी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 200 रुपए से हो गई, 8 दूनी 16 16, 117.6 लाख, आपके पास बचा 44 माइनस 17.6, 26.4 लाख का कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट गई 25 लाख, कमाई बची 1.4 लाख। तो आपकी उल्टे यहां पर तो कमाई कम हो जाएगी, इसमें मैंने गड़बड़ कर दी कुछ, प्राइस 10% बढ़ा दिया, अच्छा 550 रुपए, सॉरी ये मैंने नहीं बढ़ाया यहाँ पर, 8800 इंटू 550, 48.4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इसमें से गई 17.6, 48.4 माइनस 17.6, ये हो गया 30.8, इसमें से चले गए 25 लाख, ये बच गया 5.8 लाख, तो 5,80,000 आ गया। तो कितना बढ़ाई जी, 16%, तो जी बिल्कुल भी ठीक नहीं निकला। ओके, फिर रीजन भी बता दिए कि जो सेल इंक्रीज होने पे ईबीआईटी बढ़ेगा, ये प्राइस सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, सिर्फ यूनिट्स बढ़ेंगी तब काम करता है। ओके जी, इसके बाद में क्वेश्चन इसमें कह रहा है एज्यूमिंग द कंपनी इज टैक्स एग्जेम्प्ट, टैक्स कुछ नहीं है, एंड कंपनी है 10% डिवेंचर अमाउंटिंग टू 25 लाख, तो इंटरेस्ट बन गया इसका 2.5 लाख रुपए, एंड 10% प्रीफरेंस शेयर अमाउंटिंग टू 10 लाख, प्रीफरेंस शेयर पे डिविडेंड चला गया पीडी 1 लाख रुपए का, ठीक है। कमेंट वेदर फाइनेंशियल लीवरेज कंप्यूटेड बाय चीफ अकाउंटेंट इज करेक्ट, तो फाइनेंशियल लीवरेज इनकी आ रही थी 2, अब हमें चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल लीवरेज 2 आ रही है या नहीं। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 माइनस टी, टैक्स है नहीं इसके अंदर। तो ईबीआईटी आपका आ रहा था 5 लाख, ईबीटी आपके पास कितना हो गया, 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख का इंटरेस्ट गया, 2.5 लाख, इसमें से माइनस कर दिया प्रीफरेंस डिविडेंड, ये बच गया 1.5 लाख, 5 लाख रुपए डिवाइड बाई 1.5 लाख रुपए 3.33, तो आपकी फाइनेंशियल लीवरेज 3.33 होगी, इन्होंने गलत निकाली हुई है। तो फाइनेंशियल लीवरेज आपकी 3.33 होगी, तो गलत निकाली हुई है। और ऐसे ही आपकी कंबाइंड लीवरेज भी बदल जाएगी, ओएल इंटू एफ एल, ओएल था 6, एफ एल है 3.33, तो कंबाइंड लीवरेज हो जाएगी आपकी 20। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे। हाँ जी, बी कह रहे हैं एक कंपनी है जिसका शेयर 146 में बिक रहा है, P0, लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट 7.5% है जी, कंपनी एक्सपेक्ट
टू पे, एक्सपेक्टेड टू पे, तो D1 डिविडेंड 3.36। कह रहे हैं आपको केई निकालना है क्वेश्चन के अंदर, तो केई के लिए भाई सीधा सा D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। D1 हो गया हमारे पास 3.36, P0 146, ग्रोथ 7.5%, 3.36 डिवाइड बाई 146, 7.5, 9.8% के ही निकल आया आंसर 1। इसमें कुछ नहीं था, पहले का आंसर 9.8, ये आ गया जी 9.8। इसके बाद में दूसरा पॉइंट जी, कह रहे हैं इफ एक्सपेक्टेड दैट ए बी कंपनी विल अर्न अबाउट 10%, तो कंपनी की जो अर्निंग है रिटर्न ऑन इक्विटी वो 10% है आर ऑन बुक इक्विटी एंड शेल रिटेन 60% अर्निंग, अर्निंग रिटेंशन रेशो होता है बी। इन दिस केस वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो बिल्कुल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर। अब आप 10% कमा रहे हो और बी रिटेंशन है 60%, तो आपकी ग्रोथ अब 6% रह जाएगी, तो जी आपका बदल जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलेगा, वो भी बदलेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या गेम आ जाता है, आपकी पहले ग्रोथ कितनी थी 7.5%, जी इंटू बी इंटू आर, तो जी इक्व टू 7.5% है। रिटेंशन रेशो हमें पहले का नहीं मालूम, अर्निंग 10% है, तो बताइए 7.5% कैसे आया होगा जब बी इंटू आर में मैंने क्या किया होगा, जब बी 75% रहा होगा, तो 75 का 10% 7.5% ग्रोथ आ सकती है। इसका मतलब पहले आप 75% रिटेन करते थे, तो पे आउट कितना था आपका, इसका मतलब आपका पे आउट 25% ऑफ अर्निंग था। अब आपका जो पे आउट 25% ऑफ अर्निंग था वही आपका डिविडेंड बनता है। इसका मतलब जो आपने डिविडेंड दिया था वो कमाई का 25% दिया था, और डिविडेंड आपने दिया था 3.36, जो अर्निंग का 25% है, तो अर्निंग कितनी रही होगी, इसका मतलब आपका ईपीएस 13.44 रहा होगा, ये आपका ईपीएस रहा होगा। अब नए केस में हम इसमें से 60% रिटेन करेंगे और 40% पे आउट रखेंगे, तो अब आप 40% पे आउट रखेंगे तो आपका डिविडेंड 5.376 होगा, तो नया डिविडेंड भी निकालना पड़ेगा। अब मैं के ही निकालूंगा तो डी 1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी, तो D1 अब हो जाएगा 5.376, शेयर का प्राइस है 146, ग्रोथ रेट हो गई अब 6%, तो 5.376 डिवाइड बाई 146 और 6%, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9.68% हो जाएगी, तो के ही आपकी बदल जाएगी, तो ये आ गया आपका 9.68%। ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन आ जाओ भाई, इसके बाद में फिर ये आपके पास थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए, और एफएम की एमटीपी नंबर 2 यहां पर खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि आपने एंजॉय किया होगा। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय बाय।